हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके सीडीपीओ एग्जाम में आने की संभावना पूरा है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या देखेंगे। यहाँ पे बोधिसत्व पद्मनी एक पेंटिंग है। ये कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि स्टेट विशेष में पूछा गया ये वाला। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व पद्मनी पेंटिंग है और ये आपका कहाँ पे है? ये आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में और आपका यूपी बेसिस में पूछा गया था। तो हो सके तो सीडीपीओ में पूछने की संभावना है। मैं आपको बता दूं, अजंता में। कहाँ है? अजंता। अजंता आपको पता है ना, महाराष्ट्र में है। पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है किसके द्वारा बनाया गया था? विक्रमशिला। विक्रमशिला जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आ रहा है, मैं उसी पे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो विश्वविद्यालय है ये किसके द्वारा बनाया गया था? धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे, तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो संस्थापक का नाम था धर्मपाल। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया था, मैंने यहाँ पर देखा आपको, यहाँ पर दिखाया आपको, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे, तो पाटलिपुत्र जो पटना है वर्तमान में, तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज से बना हुआ था? आपको बता दें, लकड़ी से बना हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। पाटलिपुत्र में देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? देखिए, अशोक के काल में भी हुआ था, बौद्ध सभा हुआ था, 4 बौद्ध सभा हुआ था ना, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। पूछा जाएगा कि बौद्ध सभा जो है अशोक के काल में कहाँ पे हुआ था? तो अशोक के काल में आप बताओगे यहाँ पे पाटलिपुत्र में, ठीक है। अशोक के काल में कहाँ होता है? पाटलिपुत्र। समझ पा रहे हैं? चलिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका हिस्ट्री में पूछने की पूरी संभावना है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि अशोक का जो शिलालेख था, इंस्क्रिप्शन था ना, इंस्क्रिप्शन शिलालेख बोलते हैं अशोक का, वो किस भाषा में लिखा गया था? ये भी पूछा जाता है। तो शिलालेख की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये जो भाषा था प्राकृतिक भाषा था, प्राकृतिक भाषा था, याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो हमें देखने को मिल रहा है कौन सा जो लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। देखिए, आपको बता दें, दाएं से बाएं और कौन सा लिखा जाता है? खरोष्ठी लिपि। ये खरोष्ठी लिपि की क्या जो विशेषता है? खरोष्ठी ये जो लिपि है ना, जैसे हिंदी लिखने के लिए हम कौन सा लिपि यूज करते हैं? देवनागरी करते हैं ना, इंग्लिश के लिए रोमन करते हैं, उसी प्रकार जो है खरोष्ठी लिपि है। और ये जो है ना, दाएं से बाएं और लिखा जाता है, दाएं से बाएं, याद रखिएगा। और आपने एक ब्रह्म लिपि का नाम सुना होगा, ब्रह्म लिपि सुना है ना, वो आपका बाएं से दाएं लिखा जाता है, बाएं से दाएं, ठीक है। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका है, ब्रह्म लिपि में बा आ रहा है ना, तो बा से बाएं करके आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात कर, ये आपका जेपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 का जो पीसीएस हुआ था। अशोक का आपने धम जोड़ा हुआ ना, बोलेगा धम जो किससे जुड़ा हुआ है? अशोक से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, अशोक से एक चीज जुड़ा हुआ है, कौन सा? धम, धम की स्थापना, है ना। तो धम में क्या क्या बातें की गई थी उसको देख लीजिए, पूछता है। जैसे यहाँ पे हुआ था वफादारी के बारे में बात किया गया था, वफादारी मतलब राजा के प्रति। फिर यहाँ पे शांति और अहिंसा पे बात किया था, ठीक है। और यहाँ पे बात किया गया था सहनशीलता, धार्मिक सहनशीलता, सहनशीलता धार्मिक वाला, है ना, सेक्युलर की बात किया गया था। बड़ों का सम्मान, ये सब जो है बातें की गई थी, बड़ों का सम्मान। तो धम्म में जो ये तमाम जो है चीज देखने को मिला था। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो वह स्तंभ कौन सा है जिसने अशोक को स्वयं मगध का सम्राट बताया था? अशोक जो है ना, अशोक अपने आप को मगध का सम्राट बताया था, मगध सम्राट। किस शिलालेख में लिखा है ये लिखा है आपका भ्राभु स्तंभ। भ्राभु स्तंभ ये बहुत बार पूछा गया है। आगे बात करें हम लोग यहाँ पे, तो अशोक को किस किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक जो है ना, अशोक को प्रियदर्शनी भी बोला जाता था, अशोक को, ठीक है। अशोक को जो है प्रियदर्शनी भी बोला जाता था, प्रियदर्शनी, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे क्या बात करेंगे हम लोग, अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा? तो आपने नाम सुना होगा, जेम्स प्रिंसेप। जो अशोक का जो शिलालेख था उसको पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आपको पता ना अर्थशास्त्र क्या था? एक शासन वाला बुक था, गवर्नेंस वाला बुक था, उसको किसने लिखा था? कौटिल्य ने। और क्या चीज पे जो है यह बात की क्या था? तो राजनीतिक बात पे क्या था? राजनीतिक पे। और आपने पता है अभी न्यूज़ में बहुत राजनीतिक वाला जो शब्द जो चर्चा में रहता है कि ये पार्टी राजनीति कर रही है, हम पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, बहुत सारी ये मुद्दा क्यों उठा रही है? तो क्योंकि राजनीति करना चाहती है पार्टी, सत्ता में आना चाहती है। तो ये राजनीति वाला पूछा जा सकता है। राजनीतिक विषय पर लिखा गया था अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र मतलब होता है इकोनॉमिक्स, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं किया था, ये पॉलिटिक्स की बात की गई थी इसमें, कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया था। और हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो जो कौटिल्य के जो पुस्तक अर्थशास्त्र था
वो किस पे जुड़ा हुआ था आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा, उसमें आर्थिक संबंध भी था, विदेश नीति भी था, धन का संचय भी था, शासनकाल भी था, ये तमाम मुद्दे उसमें देखने को मिला था। आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कांचीपुरम एक मंदिर स्थित है, एक एकाम्बेरेश्वर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। कांची जो है, कांचीपुरम जो जगह है कांचीपुरम में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मंदिर था एकाम्बेरेश्वर, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे, और भीमबेटका जो स्थल है ना, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। भीमबेटका स्थल जो कहाँ पे है, ये आपका महाराष्ट्र में, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये महाराष्ट्र में, ठीक है। माफ कीजिएगा, भीमबेटका जो है ना, भीमबेटका जो स्थल है मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश अभी न्यूज़ में, क्यों, भोजशाला जो सर्वेक्षण चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो भीमबेटका जो है आपका पहली बार जो है यहाँ पे रॉक पे जो है पेंटिंग वाला स्थल मिला था ना, रॉक पे पेंटिंग किया हुआ, तो ये चीज़ याद रखिए, भीमबेटका कहाँ, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। आगे बात करें यहाँ पे, तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे, कि चीनी यात्री जो फाहियान था ना, किसके शासनकाल में भारत आया था, जो फाहियान था, फाहियान, और ये किसके शासन में काल में आया था, तो देखेंगे हम लोग। फाहियान जो है ना, किसके शासनकाल में आया था, यह था चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त जो है सेकेंड के कार्यकाल में आया था, याद रखेंगे आप। उसके बाद बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजित किया था, मौर्य जो साम्राज्य था ना, उसको 7 वर्ग में उसको डिवाइड किया गया था, और ये चीज़ कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। बोलेगा इंडिका जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा, पहला तो पूछेगा इंडिका, इंडिका लिखा था मेगास्थनीज में, मेगास्थनीज, ठीक, पहला फैक्ट हो गया। दूसरा है कि इस पुस्तक में क्या बात किया गया, तो मौर्य में जो समाज था, मौर्य जो समाज था उसको 7 वर्गों में बांटा गया था, कितना, 7 वर्ग में, याद रहेगा। आगे बात करें यहाँ पे, तो हमें देखने को मिल रहा है पेरिपल्स ऑफ द एर्थेरियन, जो पुस्तक है किसने लिखा था, तो पेरिपल्स ऑफ द जो एर्थेरियन है, ये पुस्तक किसने लिखा था ये, तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक आएगा, और एक जो है नाविक था, ठीक है, नाविक ने लिखा था, जो नाव चलाता था, इसका नाम अननोन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें यहाँ पे, तो वह स्रोत बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो पाटलिपुत्र में जो प्रशासन करता था, गवर्निंग करता था, उसका जो स्रोत था ना, इंडिका था। तो इंडिका में जो है आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में बात किया गया है, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो पाटलिपुत्र को जो है अपना राजधानी बनाने वाला पहला कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य, ये अपना पहला राजधानी बनाया था पटना पाटलिपुत्र को, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट को, जो कि कई दफ़ा एग्जाम में पूछता है, प्रघोत कहाँ का राजा था, प्रघोत पूछता है कि राजा कहाँ का था, ये प्रघोत की अगर बात करें हम लोग, ये राजा था कहाँ का, प्रघोत जो राजा था ये था अवंती का, अवंती का राजा था, याद रखेंगे यहाँ तक। फिर हम लोग बात करेंगे हुन राजा तोरणमान किस औलिकार राजा द्वारा पराजित हुआ था, तो हुन राजा जो तोरणमान था हार गया था, किसके द्वारा, प्रकाश वर्मन के द्वारा हार गया था, याद रखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे बृहदेश्वर मंदिर, ये निर्माण किस राजा ने किया था, राजा राजवन ने, राजा राजवन जो है ना, इसने जो है क्या बनाया था, बृहदेश्वर मंदिर बनाया था, ठीक है, आप याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे किसने विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, तो विधवा दहन के बारे में जो है यहाँ पे, विधवा दहन मतलब सती प्रथा के बारे में जो बात किया था, सती प्रथा के जो बारे में बात किया था, सती प्रथा के बारे में जो बात किया गया था, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बृहदेश्वर के बारे में जो बात किया गया था, तो ये चीज़ है जो जिसपे साक्ष्य मिला था, वो क्या है, जो साक्ष्य है आपका भानुगुप्त। देखिए भानुगुप्त जो आपका जो है साक्ष्य है, भानुगुप्त ऐरन स्तंभ, ठीक है, यहाँ पे सती प्रथा के बारे में पहली बार जानकारी मिला था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे इसके बाद बात करेंगे शुंग वंश जो था ना, उसके बाद किस वंश, तो कौन सा आया था, शुंग वंश के बाद जो है कौन सा वंश आया था, शुंग वंश के बाद जो आया था कण्व वंश आया था, शुंग के बाद कण्व आया था, याद रखेंगे। और इसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, राजा खारवेल का नाम जो है हाथी गुम्फा जो शिलालेख से जुड़ा हुआ था, हाथी गुम्फा शिलालेख से, ये भी याद रखेंगे। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, तो आपको बता दें चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है ना
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़ा भाई का हत्या कर दिया था, क्योंकि वो डरपोक था, ठीक है, इसलिए हत्या करना पड़ा था उसको। फिर हम लोग बात करें, नहीं तो फिर शासन पूरा का पूरा चला जाता हाथ से। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिया था? ये था गुप्त वंश था। और गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में जो भूमि राजस्व का जो दर था ना, वो था आपका उपज का 6वां भाग था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है।